नमस्कार मित्रों, वृत्त भारती में आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी, मोदी के खिलाफ डीप स्टेट साजिश। क्या आज मोदी की सत्ता खत्म हो सकती है? ये अभिजीत दीपके कौन है? क्या ये अकेली पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, सच में इन सब कॉकरोच को एक करके मोदी को हरा सकती है? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? अभिजीत दीपके नाम के इस आदमी ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि हम सब कॉकरोच हैं, हम सब कॉकरोच मिलकर इनसे लड़ेंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम में डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को कैसे हराया जाए, इस पर खास रिसर्च हुई है। असंगठित लोगों का इस्तेमाल सरकार बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। जो भी सत्ता में होता है वो उस परिवार या उस सिस्टम को खरीद लेता है, उन लोगों को खरीद लेता है। ये सब कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी डाला जा रहा है। सामान्यतः बात यह है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यही डाला है कि अंबानी और अडानी को कोई बिजनेस नहीं करने देना है। इसका हल सिर्फ देशभक्ति है और धर्म के प्रति समर्पण है। चाहे कितनी भी साजिशें रची जाएं, जब तक इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाले राष्ट्रवादी हैं, तब तक यहां कुछ नहीं होगा। क्या सारे कॉकरोच मिलकर बीजेपी को हरा देंगे? क्या सारे कॉकरोच हाथ मिलाकर बीजेपी को सत्ता से हटा पाएंगे कि बुराई करेंगे? कॉकरोच जनता पार्टी कॉकरोच अर्थात तिलचट्टे के जैसी ही है। तिलचट्टा और दीमक एक ही जीवगण में शामिल हैं। विश्व में लगभग 4600 ज्ञात कॉकरोच जातियां हैं। इनमें से 30 जातियां ही मानव बसेरों से संबंधित पाई जाती हैं। ये कम थे क्या कि इसमें अब कॉकरोच की पार्टी भी शामिल हो गई है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी नाम की नई पार्टी आखिरकार मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी? ये सुनकर आप कहेंगे, ये कॉकरोच की क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ये ऐसी बात नहीं है जिसे आसानी से टाला जा सके। नहीं, जब मैंने आपके सामने ऐसी कई बातें रखी हैं, तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप एक नतीजे पर पहुंच पाएंगे। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में, जब वैश्विक ताकतें हमारी इसी सहनशीलता का लाभ उठाकर देश के भीतर अस्थिरता फैलाना चाहती हैं, तब एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा सजग होना अनिवार्य हो जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही अजीबोगरीब घटनाक्रम सामने आया है जिसने राष्ट्रवादियों को सोचने पर विवश कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी की। कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक पार्टी अभिजीत दीपके नाम के एक आदमी ने शुरू की है। वो अमेरिका में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स डिग्री कर रहा है। उसने पहले पुणे में जर्नलिज्म की पढ़ाई की और 2020 से 23 के बीच आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर काम किया। तो अभिजीत दीपके ने 16 मई को ट्विटर पर एक पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि वे एक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। इस बीच नाम अनाउंस करने के 4 दिनों के अंदर ही उनके 6.1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। जिस समय मैं इसे देख रहा था, उस समय इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम के खास हैंडल के 6.1 मिलियन फॉलोअर्स थे। वो हैंडल असल में अप्रैल में शुरू हुआ था, लेकिन सिर्फ 4 या 5 दिनों में ही उसके 6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। दूसरी तरफ वो दावा कर रहे हैं कि उनकी वेबसाइट पर 2 लाख लोगों ने पार्टी की मेंबरशिप ली है। और तो और लगभग सभी नेशनल चैनलों ने इस कॉकरोच जनता पार्टी या पार्टी के फाउंडर के इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। अखबारों में, खासकर इंडिया टुडे में, कई अखबारों ने सोशल मीडिया पर छोटे छोटे यूट्यूबर्स के इंटरव्यू करने शुरू कर दिए हैं। वो अमेरिका के बॉस्टन शहर में बैठकर भारत के युवाओं को गुमराह करने के नाम पर एक सोशल मीडिया क्रांति चला रहा है। ये आम आदमी पार्टी के एक पुराने कैंपेनर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ इनका लंबा संबंध रहा है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता इस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी असल में आम आदमी पार्टी की ही एक बी टीम है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि उनकी पार्टी में शामिल होने की शर्त है ऐसे लोग जो बेरोजगार हों, ऐसे युवा जो बेरोजगार होने के साथ साथ आलसी भी हों और जिन्हें ऑनलाइन रहने की लत हो, और जो सोशल मीडिया पर एक प्रोफेशनल की तरह शिकायत कर सकें, सोशल मीडिया पर एक प्रोफेशनल की तरह बकबक कर सकें। पहली नज़र में ये सब एक मजाक या कोई साधारण सोशल मीडिया स्टंट लग सकता है, लेकिन यदि आप इस पार्टी के जन्म की कानूनी कड़ियों को टटोलेंगे तो आपको देश की न्यायपालिका से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला सच दिखाई देगा। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? कौन है अभिजीत दीपके? ये एक पार्टी असल में कॉकरोचों की पार्टी है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति इन कॉकरोचों को एक साथ लाकर मोदी को चैलेंज कर सकता है? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं?
मैं इसे आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आइए इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। सबसे पहले 15 मई को एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची शामिल थे, इन्होंने इस पिटीशन को स्वीकार कर लिया। यह पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर वकीलों की नियुक्ति में गड़बड़ी के बारे में है। इसे लेकर एक पिटीशन फाइल की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची ने इसका जवाब दिया और एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा खुद को प्रोफेशनली स्थापित नहीं कर पाए और ऐसे लोग कॉकरोच की तरह हर जगह फैल रहे हैं। वही लोग मीडिया पर्सन, आरटीआई एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया कमेंटेटर बन रहे हैं और जो हर किसी पर हमला करते रहते हैं। माननीय जस्टिस महोदय के कहने का मतलब ये था कि कुछ बेरोजगार युवा, कुछ बेरोजगार लोग सब एक साथ इकट्ठा होकर वे सभी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस देश के लिए वास्तव में जरूरी नहीं है। उनके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर आरटीआई एक्टिविस्ट, मीडिया पर्सन, सोशल मीडिया कमेंटेटर के रूप में खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका ये कमेंट सिर्फ उस सीनियर एडवोकेट से जुड़ा एक कमेंट है। तो फिर उन्होंने तुरंत 16 मई को इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया? उस स्पष्टीकरण में जस्टिस महोदय ने कहा कि मैंने सभी युवाओं के बारे में नहीं कहा, मैंने उन कोशिशों के बारे में बात की जो कुछ लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि ऐसे लोग आरटी एक्टिविस्ट के रूप में, अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में नहीं तो मीडिया पर्सन के रूप में इस देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों के रूप में कैसे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके बारे में बात की होगी। मगर जस्टिस महोदय की इस बात पर यह दावा करते हुए कि वो कुछ लोगों नहीं तो सभी बेरोजगारों को कॉकरोच कह रहे थे, ऐसा आरोप करते हुए इस पर्टिकुलर व्यक्ति अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कहा, हम सब कॉकरोच हैं और हम सब कॉकरोच मिलकर आपके खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, जिसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिला। इस प्रकार अदालत की एक टिप्पणी को मोड़कर रातों रात एक हैशटैग को आंदोलन का रूप दे दिया गया। लेकिन एक पत्रकार के रूप में हमें यहां रुककर सोचना होगा, क्या सोशल मीडिया पर सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या ही किसी की स्वीकार्यता का असली पैमाना हो सकती है? एक तरह से सोशल मीडिया पर आया एक हैशटैग अब पॉलिटिकल पार्टी बन रहा है और ये चर्चा इस लेवल तक पहुंच गई है। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मिलने की वजह से उन्होंने उस अट्रैक्शन के आधार पर एक वेबसाइट बनाई और उसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा। कॉकरोच जनता पार्टी को हिट्स मिले और बहुत से लोगों ने रजिस्टर किया। हम ये सब देख रहे हैं। उन्होंने इसमें कुछ एलिमेंट्स भी शामिल किए। असल में ये पर्टिकुलर आदमी, खासकर उसका पूरा बिहेवियर स्टाइल हमें दिखाता है कि वो साफ तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि कॉकरोच जनता पार्टी आज आकर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गद्दी से नीचे उतारेगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, लेकिन ये डीप स्टेट एजेंडा का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं कि एक किताब है जिसका नाम है द इल्यूमिनाटी, द सीक्रेट सोसाइटी दैट हाईजैक्ड द वर्ल्ड। ये उन सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में किताब है जिन्होंने पूरी दुनिया को हाईजैक कर लिया है। इसमें बहुत डिटेल्ड जानकारी दी गई है। ये जिम मार्स नाम के एक सीनियर जर्नलिस्ट की लिखी किताब है। ठीक है, मैं उस किताब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पाया कि उसमें बहुत सी बातें डीप स्टेट से जुड़ी हैं। ये वो शब्द हैं जो मैं कह रहा हूं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को कैसे हटाया जाए, इस पर एक खास रिसर्च हुई थी। उस रिसर्च के हिस्से के तौर पर जीन शार्प जैसे कई लोगों ने कई किताबें लिखी हैं। तो अगर हम डेमोक्रेटिक लड़ाइयों के बाद डेमोक्रेटिक तरीके से जीती हुई सरकारों को हटाने के लिए उनके इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझें, तो अब हम इस कॉकरोच जनता पार्टी को समझ सकते हैं। एक अनाउंसमेंट के 4 या 5 दिन में 6 मिलियन फॉलोअर्स कैसे हो गए? ध्रुव राठी के वीडियो को आधे घंटे में लाखों व्यूज कैसे मिल रहे हैं? इनसे बढ़िया कंटेंट देने वाले चैनल्स को भी इतना व्यूज नहीं मिलता, तो इनको कैसे मिलियंस व्यूज मिलता है? क्या सोशल मीडिया पर सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या ही किसी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा सबूत हम मान सकते हैं? इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी के लगभग 1 करोड़ 38 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में कंटेस्टेंट रहे ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके फॉलोअर्स राहुल गांधी से ज्यादा हैं। तो क्या रियलिटी शोज के इन कंटेस्टेंट्स को भारत का नेता विपक्ष बना दिया जाए? क्या उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दें क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं? इसी तरह राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा के इंस्टाग्राम पर लगभग 23 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर अजीबोगरीब करतब करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके फॉलोअर्स प्रियंका गांधी से कहीं ज्यादा हैं।
तो क्या प्रियंका वाड्रा की जगह उन्हें कांग्रेस पार्टी का सांसद बना दें? हमारे देश में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोअर्स नहीं, बल्कि एक मजबूत नेता के नेतृत्व में ताकतवर संगठन और जमीन पर कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। एक टीवी एक्टर हैं एजाज खान, जिनके इंस्टाग्राम पर 56 लाख फॉलोअर्स हैं। लेकिन जब इन्होंने पिछली बार महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ा तो इन्हें सिर्फ 155 वोट मिले थे। फॉलोअर्स हैं 56 लाख। भारत के विपक्षी दल चुनावों में बीजेपी की लगातार जीत से अब बहुत निराश हो चुके हैं। इसलिए कभी वो नॉर्वे की पत्रकार का सहारा लेते हैं, कभी सोशल मीडिया पर इस तरह के स्टंट्स का सहारा लेते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कभी कोई चमत्कार हो जाए और हम भारत के युवाओं को भड़काकर बिना मेहनत किए बैठे बैठाए कभी सत्ता में आ जाएं। ये सपना है हमारे विपक्षी नेताओं का। परंतु विपक्ष का ये शॉर्टकट केवल नेताओं की हताशा तक सीमित नहीं है। यहीं से इस खेल में प्रवेश होता है डीप स्टेट, यानी उस अदृश्य वैश्विक सत्ता का, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को उखाड़ फेंकने की तकनीक में माहिर है। इस तरह के सोशल मीडिया प्रयोग हैं जो इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात, इनमें गंभीरता की बहुत कमी है। दूसरा, इसकी मंशा में ही बेईमानी है। और तीसरा, ये किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के इशारों पर की गई एक पहल है। इसलिए भारत के जो युवा हैं वो अपने मनोरंजन के लिए, एक स्टंट के लिए, एक रियलिटी शो के नाम पर, शायद मनोरंजन के नाम पर शायद इस कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो असल में इसके लिए चुनाव में भी वोट डालेंगे। अब इस मामले पर आता हूं। इसका असल में डीप स्टेट एजेंडा से क्या लेना देना है? हाल के दिनों में कई देशों में अगर आप जेन जी के नाम पर हो रहे प्रोटेस्ट को देखें, वहां प्रोटेस्ट हुए और सरकारें बदली गईं। मैं आपको कुछ ऐसे देश बताता हूं जहां प्रोटेस्ट हुए और सरकारें बदली गईं। इंडोनेशिया, मैडागास्कर, फिलीपींस, मोरक्को, तंजानिया, पेरू, पैराग्वे और केनिया। अब हमारे पड़ोसी देश हैं नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। चलिए हम सिर्फ हमारे 4 पड़ोसी देशों को देखते हैं, बाकी सब देशों को छोड़ देते हैं। चूंकि ये चारों पड़ोसी देश हैं, इसलिए इन 4 देशों में पहले जो सरकारें थीं वो चीन को अनुकूल सरकारें थीं। चीन जो करता है वो ये है कि वो ज़्यादातर असंगठित लोगों का इस्तेमाल रिजीम चेंज करने के लिए नहीं करता। जो भी सरकार में या पावर में होता है वो उस परिवार या उस सिस्टम को खरीद लेता है। वे उन लोगों को अपने कंट्रोल में रखते हैं और उन्हें कर्ज के जाल में फंसाते हैं, और उन लोगों के जरिए वे अपने मन चाहे आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक, राजनयिक फायदा उठाता है। इसी के तहत राजपक्षे परिवार श्रीलंका में है। उनके राज में पूरा हम्बन टोटा पोर्ट चीन को सौंप दिया गया था। वैसे ही पाकिस्तान में इमरान खान है। इमरान खान पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ हैं। वो पूरी तरह से चीन के सपोर्टर हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना पूरी तरह से चीन के पक्ष में हो गई थी। नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार पूरी तरह से चीन के पक्ष में हो गई है। तो चीन नेताओं को खरीदता है। उसके उलट अमेरिका जो ऑपरेशन करता है वो नरसंहार के विरोध के नाम पर होता है, यानी लोकल लेवल पर कुछ मुद्दे उठाना और उन मुद्दों के तहत हिंसक आंदोलन खड़ा करना और उसके तहत उन नेताओं को हटाकर नए नेताओं को सत्ता में लाने की कोशिश करना। इसी के तहत नेपाल में केपी शर्मा ओली की जगह लेने वाले बलेन शाह पूरी तरह से अमेरिकी डीप स्टेट के कंट्रोल में हैं, और बांग्लादेश में शेख हसीना की जगह जो आदमी आया है वो मोहम्मद यूनुस है। ये मोहम्मद यूनुस एक ऐसा आदमी है जो पूरी तरह से डीप स्टेट एजेंडा, अमेरिकी एजेंडा को आगे बढ़ाता है। यूनुस के बाद जो आदमी आया वो तारिक रहमान, वेस्टर्न असर वाला आदमी है। पाकिस्तान में इमरान खान की जगह जो आदमी आया है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं। हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पूरी तरह से चाटुकार बन गए हैं, चाटुकारिता की पराकाष्ठा कर रहे हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप को तो जानते ही हैं। राजपक्षे के बाद शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर या श्रीलंका के अनुकुमार दिसानायके, ये सब कम्युनिस्ट एजेंडा वाले लोग हैं। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अमेरिका वहां कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर हमें ये जानना होगा कि वे असल में कैसे काम करते हैं। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि कॉकरोच पार्टी आज बीजेपी को हराएगी, लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये असल में डीप स्टेट एजेंडा है, अमेरिकी एजेंडा है। यहाँ रिजीम चेंज ऑपरेशन चलाया जाना ही है।
मतलब जॉर्ज सोरोस से लेकर उन सभी की कोशिशों में उनका प्लान ए राहुल गांधी या कांग्रेस इकोसिस्टम के जरिए बीजेपी के बदले दूसरी सरकारें बनाना था, जो बार बार फेल हो रही हैं। प्लान बी अरविंद केजरीवाल थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में सरकारें बनाने में कामयाब रहे और फिर उन्हें लगा कि उनके पास एक ऑप्शन के और पर उभरने का मौका होगा, लेकिन वो भी फेल हो गया। प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी फेल हो गया। कुल मिलाकर सभी विपक्षी नेताओं ने अपनी लेजिटिमेसी खो दी है, उन्होंने क्रेडिबिलिटी खो दी है। और उसी के हिस्से के तौर पर या उसका एक पहलू ये कॉकरोच जनता पार्टी है और ऐसी कई और पार्टियां आएंगी। अब सवाल ये उठता है कि ये डीप स्टेट किसी मजबूत देश में अपना एजेंडा लागू कैसे करता है। इसके लिए वे एक सोची समझी 6 स्टेज स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं, जिसकी शुरुआत एक ट्रिगर इवेंट से होती है। पहला ट्रिगर इवेंट किसी तरह का ट्रिगर इवेंट होता है। ये टैक्स में बढ़ोतरी हो सकती है, किसी तरह की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है, या ये भ्रष्टाचार हो सकता है, ये पुलिस की क्रूरता हो सकती है, जैसा कि हमने ब्लैक लाइव्स मैटर में देखा। जब वहां जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई तो उस एक मुद्दे के आधार पर ब्लैक लाइव्स मैटर नाम का एक आंदोलन खड़ा हो गया। ये डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करने के लिए छात्रों के मुद्दे या चुनाव में हेरफेर के मुद्दे हो सकते हैं। इनके आधार पर एक ट्रिगर पॉइंट या किसी तरह के ट्रिगर इवेंट की जरूरत होती है और वे उस इवेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरा है एक लीडरलेस डिजिटल संगठन। असली लीडर दिखाई नहीं देता, गुमनाम तालमेल दिखाई देता है और कई प्रभावशाली लोग आते हैं। अब ध्रुव राठी जैसे लोग हो सकते हैं, ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग हो सकते हैं, या शायद प्रकाश राज जैसे लोग हो सकते हैं, या शायद कमल हसन जैसे लोग हो सकते हैं, या शायद सोनम वांगचुक जैसे लोग हो सकते हैं। इसमें कई तरह के लोग शामिल हो रहे हैं, या फिर ये आंदोलन का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। इसमें एल्गोरिदमिक सपोर्ट मिलता है। सोशल मीडिया में ये बहुत जरूरी चीज है। एल्गोरिदमिक सपोर्ट का मतलब है कि ये सभी आंदोलन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने वाले इन मूवमेंट्स के लिए बूस्ट दिया जाता है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमेरिकन प्लेटफॉर्म है। ये सभी उन्हें अट्रैक्शन देने की कोशिश भी करते रहते हैं। तो फिर मीम वॉरफेयर चलता रहता है। मीम्स बनाना, इमोशनल नैरेटिव बनाना और वायरल हैशटैग बनाना, पॉप कल्चर सिंबल्स लाना, इमोशनल शॉट्स बनाना। इसमें छोटे वीडियो, एआई से बने ग्राफिक्स, म्यूजिक, फैंडम कल्चर वगैरह लाए जाएंगे। चौथा पहलू है इंटरनेशनल नैरेटिव को बढ़ाना। हम जानते हैं कि किसानों के प्रोटेस्ट के दौरान कितने सेलिब्रिटी ने जवाब दिया और फिर टूलकिट का खुलासा हुआ। इसलिए वेस्टर्न मीडिया अब इन्हें हेडलाइन में लिखता है। एनजीओ, राइट्स एक्टिविस्ट, ये सभी भी इसमें शामिल होंगे और ग्लोबल इन्फ्लुएंसर इसे बढ़ाएंगे। तो ये सभी डिटेल्स हैं कि जेन ज़ी प्रोटेस्ट का काम करने का तरीका कैसे काम करता है। पांचवी एस्केलेशन स्ट्रैटेजी है, जिसमें स्टूडेंट प्रोटेस्ट, पुलिस टकराव, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले या यहां तक कि कैंडल लाइट रैली और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शामिल हो सकता है। ये सब एक और स्टेज है। इस स्टेज के बाद पॉलिटिकल अशांति बनती है, मतलब अनिश्चितता का पॉलिटिकल माहौल बनता है। अगर एक मुद्दा दबा दिया जाता है, अगर उसे बिना रोक ठोक के छोड़ दिया जाता है, तो ये एक प्रोपेगेंडा प्रॉब्लम बन जाती है। जब पॉलिटिकल पार्टियां कंफ्यूजन में होती हैं, तो आर्मी शामिल हो जाती है। चाहे आप बांग्लादेश को देखें या नेपाल को, इन सब में एक ही बात देखने को मिलती है। सभी पॉलिटिकल लीडरशिप पर हमले किए जाते हैं, बहुत ज्यादा अराजकता फैलाई जाती है। हम नेपाल में अराजकता फैलाने वालों पर हमले और मंत्रियों की पिटाई के मामले जानते हैं। हम बांग्लादेश के हालात जानते हैं। जब शेख हसीना भाग गईं, तब भी पूरे महल और प्रधानमंत्री के पूरे घर को घेर लिया गया था। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। तो इमरान खान को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। सेना ने कब्जा लिया। यूएस सेना को कब्जा करने के लिए उकसाता है। तो ऐसा करके वहां एक कंट्रोल बनाया जाता है, वहां एक टेम्पररी सरकार बनाई जाती है और उससे जो भी अमेरिकी हितों के पक्ष में होते हैं, उन्हें वहां बिठाया जाता है। ये काम करने का तरीका है। इसमें हमारी भी कुछ कमियां हैं, जिनका वे इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में धर्म को लेकर विपक्ष की राजनीति लाना, दो जातियों को लाना, जाति को मुख्य मुद्दा बनाकर फोकस करना, या इलाकों के आधार पर दक्षिण भारत और उत्तर भारत जैसे कॉन्सेप्ट लाना, भाषा के अंतर का फायदा उठाना, या दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ की आर्थिक असमानताओं को भुनाने की कोशिश करना, यह सब कॉकरोच जनता पार्टी का काम है। वे इसे मैनिफेस्टो में भी डाल रहे हैं। मूल बात यह है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो डाला है वो ये है कि वे अंबानी और अडानी को बिजनेस करने से रोकना चाहते हैं, जहां मुख्यतः अंबानी ही टारगेट है।
इसके साथ ही देश की संवैधानिक संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी खत्म करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो सीबीआई हो, आईटी डिपार्टमेंट हो, इलेक्शन कमीशन हो या फिर सुप्रीम कोर्ट। इन सभी पर झूठे आरोप लगाकर जनता के बीच एक ऐसी आम सहमति बनाने की साजिश की जा रही है जिससे सरकार को गिराया जा सके। ये पूरी प्रक्रिया एक ऐसी राजनीतिक बीमारी के समान है जिसका समय पर डायग्नोसिस यानी निदान होना आवश्यक है, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो बिना सही टेस्ट के उसका सल्यूशन नहीं दे सकते। ठीक वैसे ही जब तक हम इस अदृश्य वैश्विक साजिश को नहीं पहचानेंगे तब तक इसका तोड़ नहीं निकाल पाएंगे। आज के दौर में हमारे देश के कई युवाओं के लिए स्मार्टफोन की स्क्रीन पर कंटेंट क्रिएशन करना ही एकमात्र संघर्ष बन चुका है, लेकिन वे ये कड़वी हकीकत भूल रहे हैं कि ये इंटरनेट पॉलिटिक्स सिर्फ इंटरनेट पर ही रह जाती है। इनके घरों और स्मार्टफोन के बाहर एक और वास्तविक दुनिया है जहां देश के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। डीप स्टेट ने इसी भटकाव को दुनिया के कई देशों में बरसों से लागू किया है और अब उसी टूलकिट को भारत में आजमाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारत के युवा और जेनजी कॉकरोच नहीं हैं। भारत के युवा और जेनजी आलसी नहीं हैं, वो प्रतिभाशाली हैं और उन्हें जरूर इस बात पर आपत्ति होगी कि कोई व्यक्ति देश से बाहर बैठकर उन्हें कॉकरोच की तरह देखता है। वो भारत के भविष्य को बनाने वाली सबसे बड़ी ताकत है और वो कॉकरोच तो बिल्कुल नहीं है। तो इस पर उपाय क्या है? इस पर देशभक्ति ही एकमात्र उपाय है। राष्ट्र के प्रति गाढ़ी निष्ठा, धर्म के प्रति वफादार और अपने प्रधानमंत्री के प्रति अटूट विश्वास सबसे कारगर है। कोई भी कितनी भी साजिशें क्यों न करे, जब तक इस देश की एकता के लिए काम करने वाले राष्ट्रवादी हैं, तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा। तो राष्ट्रवादी नजरिया ही नेशन फर्स्ट का कॉन्सेप्ट है। अफवाह और झूठी खबरों पर विश्वास मत रखो। हमारे यहाँ अभी जो साजिशें हो रही हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। इसलिए मैंने ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मित्रों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।